वेलकम ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो सबसे पहले हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्या है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। आज जो यूनिट फर्स्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट थे वो लास्ट के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है आदर्श गैस तथा आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करनी है कि आदर्श गैस और आदर्श गैस का दाब किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए प्लीज किस तरीके। तो सबसे पहले आदर्श गैस क्या है, व्हाट इज आदर्श गैस। आदर्श गैस क्या है, आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस वह है जिसके कण बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? जिसके कण बहुत छोटे होते हैं और यह अंतर आणविक बल, कौन से बल? अंतर आणविक बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी यहां पर अंतर आणविक बल है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतर आणविक बल का जो है वो यहां पर क्या होता है, कोई प्रभाव या अंतर आणविक बल कार्य नहीं करता है। और इसकी काइनेटिक ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, अणु कार्य करते हैं। गतिज ऊर्जा के रूप में अणु क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आदर्श गैस कहलाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो गैस है ये बिल्कुल हल्की होती है और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल जो है वो वर्क नहीं करते और जो प्रत्येक अणु है, प्रत्येक मोलिकुल्स है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक फिगर को बनाना है। फिगर में क्या दिया गया है, हमें कैलकुलेट करना है दाब। दाब का मतलब हमें P कैलकुलेट करना है कि एक आदर्श गैस के अणु की कितनी दाब होती है। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, एग्जाम में 100% ये पूछा जाता है, तो बड़े ही ध्यान से आपने देखना है। अब P को कैलकुलेट करना है तो P को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा अणु मानना पड़ेगा। कौन सी दूरी पर? उसकी दूरी पर, उसके द्रव्यमान पर। मान लेता हूं, अब हमने सपोज करना है, मानना है कि एक अणु किस पर मानना है, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर। यानी मुझे एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर और जेड डायरेक्शन के अंदर एक आदर्श गैस का अणु मानना है जिसका हम द्रव्यमान सपोज करके चलेंगे m है और उसके बीच की जो वेग है, वेग कह दे, वो L से रिप्रेजेंट है। ओके, तो m दूरी, m द्रव्यमान, L वेग का हमें क्या करना है, एक पार्टिकल्स मानना है, एक अणु मानना है और उस अणु पर हमने क्या निकालना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, दाब को कैलकुलेट करना है। किसमें? आदर्श गैस के अंदर। तो हमने ये सपोज किया x, y और z दिशा के अंदर, x, y और z दिशा के अंदर ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब देखिए, मान लेता हूं मेरे पास एक पार्टिकल्स m है जो x, y और z डायरेक्शन के अंदर है और यहां पर एक c जो होगा, c क्या है, एक अन्य पार्टिकल हम और मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक अणु के रिस्पेक्ट हम दूसरे अणु की क्या निकालेंगे, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। हम ये तो नहीं है कोई एक अणु मान लिया तो उसकी अणु किसके रिस्पेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम एक को लेट करेंगे, दूसरा उसके रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे और दोनों कैलकुलेट करने पर हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो P क्या होता है, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने वाले। तो सबसे पहले हम x, y और z दिशा के अंदर जो घटक लेने हैं, कंपोनेंट लेने हैं, u, v और W। हमने 3 घटक लेने हैं, U, V और W। और इसके लिए हमारे पास जो सरफेस होगा, जो मेरे पास पृष्ठ होगा, उसको मैं C मान रहा हूं। और यदि 2 मोलिकुलर्स लिए हैं, 2 अणु लिए हैं, तो पहला सरफेस और दूसरा सरफेस, कहने का मतलब ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, डबल। तो यहां पर जो C स्क्वायर होगा, C स्क्वायर होगा, घटक होगा, वो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल्स होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने मेन बातें डिस्कस करनी है। इसमें P कैलकुलेट करना है, इसमें 2 मोलिकुल्स लेने हैं, इसमें जो मोलिकुल्स का m द्रव्यमान होता है, L हमारे पास क्या होता है, इसका
इसका जो वेग है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये थी बेसिक बातें। अब देखिए सबसे पहले P क्या होता है, दाब क्या होता है, बल इनटू दाब। अब देखिए हमें दाब कैलकुलेट करना है, दाब को कैलकुलेट करने के लिए अब यहां पर दो नियम लगेंगे। संवेग संरक्षण का नियम, बड़े ध्यान से सुनना आपने, संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण का नियम भी लगेगा यहां पर, क्योंकि यहां पर जो कोलिजन होगा, अब देखिए अब दो मोलिकुलर्स मेरे पास है ये वाला, अब इन दोनों की क्या होगी, आपस में टक्कर होगी, जिसको कहेंगे कोलिजन। क्या कहेंगे, टक्कर होगी। अब दो अणुओं की आपस में टक्कर से कोई ना कोई संवेग उत्पन्न होगा। दो अणुओं की टक्कर, देखिए हमने दो माने थे, दो माने का कॉन्सेप्ट यही है, दोनों के बीच में टक्कर होगी और दोनों के बीच में टक्कर होने से जो भी संवेग निकलेगा हम संवेग से क्या कर लेंगे, उसके टाइम की कैलकुलेशन कर लेंगे, और टाइम की कैलकुलेशन करते ही हमारे पास फोर्स आ जाएगा, और फोर्स आते ही हमारे पास दाब की कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, तो देख लीजिए, मान लेता हूं कि पहले वाले अणु के लिए जो टक्कर है वो कितनी है, U1 है, और दूसरे वाले के लिए टक्कर जो है -U1 है। क्यों? क्योंकि एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लगेगा और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ओके, तो यहां पर संवेग संरक्षण नियम से, किस नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, संवेग संरक्षण के नियम से जो मेरे पास डेल्टा Px आएगा, Px का मतलब x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में क्या आएगा, बल। तो MU1 माइनस का माइनस MU1, कहने का मतलब कि हम यदि दोनों x डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, एक्स डायरेक्शन के हमें क्या निकालना है, संवेग संरक्षण का नियम, यानी m द्रव्यमान, U1 क्या आ जाएगा, उसके टक्कर का संवेग, m ये द्रव्यमान, उसके टक्कर का वेग, और ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। यदि दोनों को घटाने पर 2MU1 हमारे पास डेल्टा Px प्राप्त होता है। और ये डेल्टा Px क्या है, डेल्टा Px क्या है, संवेग सिद्धांत है किसी पात्र में रखे अणुओं के दाब पर संवेग सिद्धांत हमारे पास प्राप्त हो गई, यानी डेल्टा Px की जो वैल्यू है वो हमें एज इट इज पता लग गई। अब देखिए, अब डेल्टा Px जो है वो कितने समय अंतराल के बाद, यानी हमें टाइम भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने समय अंतराल के बाद ये क्या हुआ, पात्र की दीवारों से या किसी भी दीवारों से क्या हुआ, टकराता है। ओके, तो हम देखिए, मान लेता हूं डेल्टा T समय पर, अब इसको ABCD मान लीजिए, ABCD पर की दीवारों पर क्या करता है, टक्कर करता है, कि दीवारों पर क्या करता है, टक्कर। और मैंने आपको कहा था इसका वेग कितना है, L, तो दो कण है, दो का वेग कितना होगा, 2L, दो का वेग कितना होगा, 2L, डेल्टा T 2L अपॉन, और यहां पर टक्कर से, कोलिजन से क्या प्राप्त होता है हमारे पास, U1, क्या प्राप्त होता है, U1। ओके, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा T, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने डेल्टा P कैलकुलेट किया, कहां से, एक तो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर टक्कर वाले से, और हमने डेल्टा T कैसे किया कि 2L है और एक कोलिजन वाला हमारे पास टक्कर प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए, यदि पात्र की दीवारों, यदि मान लेता हूं ये कोई पात्र है, ये कोई सरफेस है, उसमें कण को किसी दूसरे पात्र में स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी एक मोलिकुलस को दूसरे मोलिकुल्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब देखिए, मेरे पास डेल्टा Px भी है, मेरे पास डेल्टा T भी है, मेरे पास डेल्टा Px भी है, डेल्टा T भी है, क्या मैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्योंकि डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है 2m(u1) और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 2l इन अपॉन के अंदर u1। ओके, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 2m(u1) इंटू u1 अपॉन 2l। तो 2 से 2 गया तो क्या बना m(u1) की स्क्वायर l। ओके, m(u1) की स्क्वायर l। तो ये मेरा क्या बना डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी एक सेकंड में किसी कण पर उत्पन्न होने वाला दाब या लगने वाले दाब की व्याख्या क्या होगी m(u1)² अपॉन l होगी। ओके, तो यहां तक हमने क्या निकाला, एक अणु में संवेग की जो दर है, और इसी को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, दाब बटे समय। ओके, तो इसी को ही अपन क्या कहते हैं, संवेग कहा जाता है। और ये दाब बटे समय क्या होता है F। ओके, अब सुनिएगा, अब ये U1 पार्टिकल के लिए था। अगर मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हों तो U2, U3, UN n तक हमारे पास प्राप्त होगा। और यदि मेरे पास लंबाई के अकॉर्डिंग मान लीजिए फोर्स क्या होगा m(u1)² प्लस m(u2)² l प्लस m(u3)² अपॉन l सो ऑन m(u1)² अपॉन l। तो ये मेरे पास क्या आ जाए दाब और बल आ गया, सॉरी। अब ये क्या आएगा m अपॉन l, ये तो सेम रहेगा, परंतु ये टक्कर के पश्चात होने वाला जो मेरे पास वेग होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो F का फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब F तक पहुंच गए हैं, F तक पहुंचने का मतलब हम दाब की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, तो हम दाब की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब का बेसिक फॉर्मूला क्या है, दाब P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और बल क्या मतलब, यदि मैं x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकालूं दाब, तो बल क्या आएगा Fx अपॉन क्षेत्रफल L, बल बटे क्षेत्रफल L² आ जाएगा। ओके, क्लियर है। सबसे पहले x दिशा में निकालना है, क्या x दिशा में दाब निकालना है, यानी px निकालना है। वो px क्या था, वो दोनों मोलिकुलर्स के बीच का डेल्टा px था। ओके, तो हम मेन मुद्दे पे चलेंगे क्योंकि हमें प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है। px fx हमने कैलकुलेट कर लिया, अब वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या आएगी 1/l² और यहाँ m/l, और क्या आ जाएगा u1² u2² सो ऑन un की स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ml³ u1² u2² सो ऑन un की स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, px आ जाएगा। क्या आ जाएगा, px की वैल्यू आ जाएगी। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस सीरीज को समीशन के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी ml³ समीशन ui i टेंस टू 0 1 टेंस टू n। ओके, तो ये हमारे पास x डायरेक्शन के अंदर क्या आ गया, दाब, x दिशा में आ गया दाब। हमें तो टोटल निकालना है, टोटल भी निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे y दिशा में दाब। y दिशा में दाब क्या आएगा, py अपॉन fy अपॉन l²। तो py का मतलब fy का मतलब क्या हुआ, यहाँ से fy ml अपॉन u1² u2² सो ऑन un की स्क्वायर, और अपॉन और इनटू में क्या आ जाएगा, जो हमारे पास अपॉन के अंदर दिया गया है l की स्क्वायर। तो यहाँ से py भी क्या आ जाएगा ml³ u1² u2² सो ऑन un, और यहाँ से py को अपन क्या लिख सकते हैं ml³ ui i टेंस टू 1 i टेंस टू n। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, py प्राप्त हो गया। और इसी तरीके से z दिशा के अंदर भी क्या आएगा, सेम आएगा, py इज इक्वल टू ml³ समीशन ui i टेंस टू 1 i टेंस टू n। तो तीनों दिशाओं के अंदर दाब हमारे पास क्या हुआ, कैलकुलेट हो गया। अब देखिए, अब तीनों दिशाओं के अंदर दाब आ गया, m अपॉन l, सेम ही सारे फॉर्मूले है। जो x डायरेक्शन के अंदर वर्क है वही y के अंदर होगा और वही z के अंदर होगा। यदि तीनों समान है, यदि क्या है,
तीनों समान है, समान का मतलब तीनों इक्वल है, यानी Px, Py और Pz यदि तीनों समान है तो कुल दाब कितना होगा। यानी अब देखिए ये 1, 2 और 3, यानी मेरे पास डायरेक्शन कितनी है 3, तो तीनों का मतलब 1/3 Px, Py और Pz। क्लियर है कैसे आया। अब 3 मेरे पास क्या है, निर्देशांक हैं, 3 दिशाएं हैं। यदि मैं तीनों का टोटल निकालूं तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और जोड़ करने पर क्या करेंगे, तीनों का डिवाइड। हमें क्या निकालना है, कुल निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ और इन पे क्या करना है, 3 से डिवाइड। तो P क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पर ml³ u1² u2² सो ऑन un² प्लस ml³ u1² u2² सो ऑन un² प्लस ml³ u1² u2² सो ऑन un²। ओके, तीनों की वैल्यू मैंने एज इट इज रख दी। अब कॉमन क्या आ रहा है, ml³ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, तीनों ही कॉमन आ रहे हैं, यानी ये भी सीरीज, ये भी सीरीज और ये भी सीरीज हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन्स आ रही है। ओके, अब बेहतरीन बात सुनिए। अब हमने क्या किया, यहाँ भी u लिख दिया, यहाँ भी u लिख दिया और यहाँ भी u लिख दिया। हालांकि क्या था, हमने स्टार्टिंग के अंदर माना था कि जो मेरे पास x डायरेक्शन के अंदर u होगा, y के अंदर v होगा और z के अंदर w होगा। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, सभी के अंदर u1 नहीं करना। हमने पिछले वाले के अंदर भी u लिखा था, y वाले के अंदर और z वाले के अंदर u लिखा था। तो आपने क्या करना है, u नहीं आएगा, यहाँ v आएगा। क्या आएगा, v। क्यों, क्योंकि हमने x डायरेक्शन के अंदर क्या माना था, u, y डायरेक्शन के अंदर v और z डायरेक्शन के अंदर w। ओके, तो अगर हम डेरिवेशन करने लग जाते हैं तो हम u वाली टर्म्स को ज़्यादा इंप्लीमेंट करने शुरू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर w, यहाँ भी w। ओके, तो ये u, ये v और ये w, और कॉमन क्या आएगा, mlu। तो यहाँ u1², u2², un²। ओके, प्लस के अंदर क्या आएगा, v1² v2² सो ऑन vn² और यहाँ क्या आ जाएगा, w1² प्लस w2² wn² आ जाएगी। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्या हुआ, क्लियर। अब देखिए, अब c² क्या था, c² u1² u2 v1² प्लस v2² यानी जो c² था u² v² और w² था। अब यहाँ देखिए, u1 से लेकर un तक है और v1 से लेकर vn तक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ml³, यहाँ समीशन लगा दूँ un² vn² wn²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर n लगा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cn। तो 1/3 ml³ यहाँ आ गया cn² बाय इस इक्वेशन से, बाय इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ गया, cn² आ गई। ओके, और cn² आते ही अब अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी c1² c2² cn और यहाँ पर cn²। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 1/3 ml³ और इसे हम c बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो p का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 ml³ c बार। अब c बार क्या है, c बार है रूट मीन्स स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे आने वाले डेरिवेशन के अंदर वर्ग माध्य मूल मान के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं, वर्ग माध्य मूल मान के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ तक हमारा जो फॉर्मूला है वो P का एज इट इज हमारे पास प्राप्त हो गया, यानी P की कैलकुलेशन को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। चलिए अब गैस की बात करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, अब गैस की बात करें। मान लीजिए किसी पात्र के अंदर क्या है, L³ आयतन है। क्या है, L³ आयतन। L³ आयतन क्यों आएगा, क्योंकि x डायरेक्शन, y और z तीनों के कारण हमारे पास क्या आने वाले हैं, तीनों के कारण किसी कण की रिप्रेजेंट को देखने वाले। और हमने क्या माना था, द्रव्यमान को m माना था। ओके, और n क्या है, अणु है। n क्या है, अणु। m द्रव्यमान है और n अणु है। और हम जानते हैं कि टोटल ऑफ मास जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल m इंटू n, यानी द्रव्यमान
इंटू उसके अणुओं की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान इंटू n उसकी संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। और L क्यूब का मतलब होगा आयतन। आयतन को V से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो L क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, V। L क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, V को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो यहां पर हमारे पास P का फॉर्मूला क्या आया, 1/3 m अपॉन L क्यूब C बार। ओके, तो 1/3 m अपॉन V और यहां आ गया C बार। ओके, तो सेकंड फॉर्मूला हमारा ये तैयार हो गया, सेकंड फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए, अब m अपॉन V है, m अपॉन V, तो m अपॉन V का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग, डेंसिटी, घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर एक नया फॉर्मूला बन गया, हाफ रो C बार, हाफ रो C बार। ओके, तो ये घनत्व का नया फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया है। ओके, अब फिर एक फॉर्मूला क्या आएगा, रो इंटू सी बार, रो इंटू सी बार यानी घनत्व इंटू सरफेस एरिया। ये क्या होता है, ये ई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर पी जो होगा 1/3 ई बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास, ये एज इट इज हमारे पास फॉर्मूला क्यों। अच्छा, ओके, तो यहां पर रो और सी बार है, यदि सी अकेला होता तो हम ई लिखते, सी बार है तो यहां पर दो मोलिकुलर्स की बात होगी, तो 2e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहां पर p का फॉर्मूला 2/3 ई बार से रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हमने आदर्श गैस पढ़ी पहले। आदर्श गैस क्या है, आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करनी है, हमें क्या करनी है, दाब की व्याख्या करनी है। तो दाब की व्याख्या के लिए सबसे पहले हमने क्या लिए, एक डायग्राम, एक पात्र लिया XYZ डायरेक्शन के अंदर। उसके अंदर हमने क्या करना है, दो मोलिकुल्स लेने हैं, दो पार्टिकल्स लेने हैं जिसका द्रव्यमान m हो और हमारे पास क्या हो, n डिस्टेंस, और l हमारे पास क्या हो, उसकी सर्कम डिस्टेंस हो, और c जो है वो उसका x, y और z तीनों डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो, एक डेंसिटी के रूप में प्राप्त हो। तो हमें x, y, z के घटक को u, v और w में क्या करना है, कन्वर्टेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, डेल्टा px निकाला। डेल्टा px निकालने के बाद टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद हमने फोर्स, और फोर्स निकालते ही हम क्या कैलकुलेट करने पाएंगे, P, जो P का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो तीनों को हमने एज इट इज लिख दिया, लिखने के बाद तीनों का सम किया, सम करने के बाद हमारे पास इस तरीके के फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।